हेलो फ्रेंड्स, बजट 2020 के द्वारा नए इनकम टैक्स के रेट प्रपोज किए गए हैं। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इनकम टैक्स के रेट क्या होंगे, इसके लिए प्रपोजल दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, बजट 2020 के द्वारा नए इनकम टैक्स के रेट प्रपोज किए गए हैं इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। जो पुराने रेट हैं वो इस प्रकार है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक है तो उसकी इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन यदि 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो उसे 5% इनकम टैक्स के रेट अप्लाई होते हैं और वो सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट क्लेम कर लेता है, जिससे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाती है। लेकिन यदि इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो उसे 20% इनकम टैक्स पे करना है, और यदि 10 लाख से ऊपर है तो उसे 30% इनकम टैक्स पे करना है। इसके साथ ही अब नई स्कीम को नोटिफाई किया गया है बजट 2020 के द्वारा, जहां पे कि व्यक्ति को ऑप्शन दी गई है कि वो नई स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। इस प्रकार ये नए रेट मैंडेटरी नहीं है, बल्कि यदि आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो ही ये रेट अप्लाई होंगे। यानी कि इनकम यदि 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक है तो एग्जम्प्ट है, 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक इनकम होगी तो आपको 5% इनकम टैक्स देना है। यदि 5 लाख से लेके 7.5 लाख रुपए तक इनकम होगी तो 10% इनकम टैक्स का रेट होगा। यदि 7.5 से लेके 10 लाख रुपए तक इनकम है तो 15% इनकम टैक्स का रेट होगा। यदि 10 लाख से लेके 12.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो 20% इनकम टैक्स का रेट है। यदि 12.5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक इनकम होगी तो 25% इनकम टैक्स का रेट प्रपोज किया गया है, और यदि 15 लाख से ऊपर की इनकम होगी तो 30% का इनकम टैक्स रेट होगा। इन इनकम टैक्स रेट के अलावा व्यक्ति को सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो पे करना है आज की डेट में वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन क्या ये नई स्कीम मैंडेटरी है या ऑप्शनल? ये नई स्कीम इंडिविजुअल टैक्स पेयर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है और ये ऑप्शनल है। यदि व्यक्ति नई स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में उसे कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशन को फोरगो करना होगा, यानी कि वो नहीं क्लेम कर पाएगा जो कि आज की डेट में उसे मिलती हैं। यदि वो इन पुरानी डिडक्शंस और एग्जम्पशन को अभी भी क्लेम करना चाहता है, जैसे सैलरी हेड के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करता है, तो उस केस में वो पुरानी स्कीम को कंटिन्यू भी रख सकता है और नई स्कीम को ऑप्ट ना करे। इस नई स्कीम के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नए सेक्शन को इंसर्ट करने के लिए प्रपोजल दिया गया है, सेक्शन 115 BAC, जिसके द्वारा कि यदि किसी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई बिजनेस इनकम नहीं है वो यह स्कीम ऑप्ट कर सकता है, या फिर यदि किसी व्यक्ति की बिजनेस इनकम है और वो इंडिविजुअल और HUF है तो इस ऑप्शन को एक बार एक्सरसाइज करेगा तो उसे अगले सालों में भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी। यदि कोई इंडिविजुअल या HUF नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स को पे करना चाहता है तो उसे कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करना है। यदि वो इन कंडीशन को कंप्लाई नहीं करेगा तो जो ऑप्शन उसने एक्सरसाइज की है वो इनवैलिड बन जाएगी और ये माना जाएगा कि उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं की है, और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो पेनल्टी और अदर प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। चलिए डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जो कि व्यक्ति को कंप्लाई करनी है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता, जैसे कि वो लीव ट्रैवल कंसेशन की एग्जम्पशन क्लेम करता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, वो अब नहीं क्लेम कर पाएगा यदि वो नई स्कीम को ऑप्ट करेगा। या फिर वो हाउस रेंट अलाउंस के एग्जम्पशन क्लेम करता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंतर्गत, अब वह नहीं क्लेम कर पाएगा यदि वो नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स को पे करना चाहता है। इसके अलावा सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के अंतर्गत बहुत से अलाउंसेस दिए गए हैं जो कि व्यक्ति क्लेम करता है आज की डेट में, लेकिन यदि वो नई स्कीम को ऑप्ट करता है तो ये अलाउंस नहीं क्लेम कर सकता। लेकिन इसमें कुछ अभी भी ऐसे अलाउंस होंगे जो कि वो क्लेम कर सकता है, जो कि इस प्रकार है। यानी कि वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्लेम कर पाएगा यदि वो दिव्यांग एम्प्लॉई है, ताकि वो अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी से घर तक और घर से प्लेस ऑफ ड्यूटी तक जा सके। इसके अलावा कन्वीनियंस अलाउंस भी क्लेम कर पाएगा ताकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है उसे मीट कर पाए। इसके अलावा जो अलाउंस ग्रांट किया जाता है व्यक्ति को टूर के दौरान या फिर ट्रांसफ़र के दौरान वह भी उसे मिल सकता है। इसके अलावा जो डेली अलाउंस है जो कि उसने डेली चार्जेस इनकर किए हैं
क्योंकि वो अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी से, जो उसकी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी है वहाँ से एब्सेंट रहा है उसकी वजह से, तो ये अलाउंस ही वो क्लेम कर पाएगा। इसके अलावा कोई और अलाउंस वो नहीं क्लेम कर सकता सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के अंतर्गत। इसके लिए सरकार इनकम टैक्स रूल 3 को भी अमेंड करेगी ताकि जो एग्जम्पशन दी जाती है जैसे कि फ्री फूड एंड बेवरेज थ्रू वोचर्स, वो ये एम्प्लाई जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं जो कि इस नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स को पे करेंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करना चाहता है तो वह यदि एमपी और एमएलए है उसे अलाउंस की एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 10 से भी क्लेम कर पाएगा। इसके अलावा जो माइनर चाइल्ड की इनकम है उसके लिए जो 1500 रुपीज़ की अलाउंस मिलती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में, वह भी नहीं क्लेम कर पाएगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट है तो सेक्शन 10AA के अंतर्गत एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकता। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शन 16 के अंतर्गत यदि व्यक्ति को सैलरी मिलती है तो वो डिडक्शन क्लेम करता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपये की है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मिलती है, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है, ये सभी डिडक्शंस उसे नहीं मिलेंगी। इसके अलावा यदि उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड या वेकेंट प्रॉपर्टी है और उसने होम लोन लिया हुआ है जिस पे कि वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसकी भी डिडक्शन उसे नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि उसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और वहाँ से उसका लॉस हो रहा है, जैसे कि बैंक लोन लिया है जिसका कि इंटरेस्ट ज़्यादा है और रेंटल इनकम कम है, लॉस आ रहा है, तो दूसरे हेड से इस इनकम को सेटअप नहीं कर सकता लेकिन फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करता है सेक्शन 32 के अंतर्गत तो वह नहीं क्लेम कर पाएगा यदि वो नई स्कीम को ऑप्ट करता है। इसके अलावा सेक्शन 32AD के अंतर्गत डिडक्शन मिलती थी यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है नई प्लांट मशीनरी में, बैकवर्ड एरियाज़ में, या फिर सेक्शन 33AB के अंतर्गत क्लेम करता है डिडक्शन टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट, या फिर साइट रेस्टोरेशन फंड अंडर सेक्शन 33ABA। अब ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगी यदि वो नई स्कीम को ऑप्ट करेगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नई स्कीम को ऑप्ट करता है तो जो डिडक्शन वो क्लेम करता था डोनेशंस के लिए या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो वो एक्सपेंडिचर करता था, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 2, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 2A, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 3 या फिर सेक्शन 35 क्लोज 2AA के अंतर्गत अब वो ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति नई स्कीम को ऑप्ट करेगा तो उस केस में वह जो डिडक्शन 35AD के अंतर्गत क्लेम करता था स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जैसे कि कोल्ड चेन फैसिलिटी, इट एक्स्ट्रा के लिए, वो नहीं क्लेम कर पाएगा। या फिर सेक्शन 35CCC के अंतर्गत जो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए डिडक्शन क्लेम करता था वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि टैक्स पे नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करना चाहता है तो जो फैमिली पेंशन की वो डिडक्शन क्लेम करता था सेक्शन 57 के अंतर्गत 1/3 या 15,000 विच एवरी लेस, वो डिडक्शन भी नहीं क्लेम कर पाएगा। या फिर कोई भी और डिडक्शन जो चैप्टर 6A के अंतर्गत मिलती है वो नहीं क्लेम कर पाएगा, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अंडर सेक्शन 80C, डोनेशन अंडर 80G एक्स्ट्रा। लेकिन यदि कंट्रीब्यूशन किया गया है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो वो डिडक्शन मिलेगी, इसके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 80 के अंतर्गत जो दूसरी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है वो सेक्शन 80JJAA के अंतर्गत, यानी कि न्यू एम्प्लॉयमेंट यदि व्यक्ति अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है तो उस केस में डिडक्शन मिलती है, ये वो क्लेम कर सकता है। एग्जम्पशन और डिडक्शन के अलावा व्यक्ति लॉस को भी सेटअप नहीं कर पाएगा, यानी कि जितनी भी हमने इस अभी तक क्लोजली डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड यदि उसका कोई पिछले सालों का कैरी फॉरवर्ड किया हुआ लॉस है या फिर डेप्रिसिएशन है इन क्लोजी से रिलेटेड तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। या फिर हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेटअप नहीं कर पाएगा। यदि कोई टैक्स पेयर नई स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है तो उस केस में वो डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता है लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन को नहीं क्लेम कर पाएगा। इसके लिए रूल में बताया जा सकता है कि डेप्रिसिएशन किस प्रकार क्लेम करना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे बताई गई है वो ये है कि यदि कोई टैक्स पेयर नई स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है तो किसी और लॉ के अंतर्गत जो एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन दी गई हैं अलाउंस के लिए या फिर परक्विजिस के लिए वह भी नहीं क्लेम कर सकता। यदि किसी व्यक्ति ने इस साल तो स्कीम ऑप्ट की और अगले साल वो नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत आता है तो क्या जो लॉस और डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर सकता है? आंसर है नहीं। जो भी लॉस या फिर डेप्रिसिएशन है वो ये मान लिया जाएगा कि उसको फुल इफेक्ट दे दिया गया है, उसके लिए कोई और डिडक्शन जो है लॉस के लिए या फिर डेप्रिसिएशन के लिए आने वाले सालों में क्लेम नहीं की जा सकती।
इसके साथ ही यहाँ पे ये प्रोविज़न भी दी गई है कि यदि किसी डेप्रिसिएशन अलाउंस को पूरा इफेक्ट नहीं दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से पहले, तो रिटर्न डाउन वैल्यू में एडजस्टमेंट की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है तो वो सेक्शन 80 LA के अंतर्गत जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकता है। यदि कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नई स्कीम के अंतर्गत इनकम टैक्स को पे करना चाहता है तो उस केस में यदि उसकी बिजनेस इनकम है तो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है उस डेट तक उसे यह ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। यदि वो नहीं एक्सरसाइज करेगा तो नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स नहीं पे कर सकता है, और यदि वो एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा तो सभी आने वाले सालों के लिए उसे ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी। और यदि उसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उसमें ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि वो इस स्कीम के अंतर्गत टैक्स को पे करना चाहता है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की बिजनेस इनकम नहीं है और वो नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करता है तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल के लिए भी उसे ये स्कीम मैंडेटरी लेनी है। यदि कोई टैक्स पेयर जिसकी कि बिजनेस इनकम है वो इस स्कीम से बाहर आना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, तो एक बार ही वो इस स्कीम से विड्रॉ कर हो सकता है और उसके बाद वो दोबारा कभी स्कीम के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन यदि इंडिविजुअल और HUF की बिजनेस इनकम ही नहीं है तो वो स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, ये नई स्कीम 1 अप्रैल 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके लिए बजट में प्रपोजल दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। आप इनकम टैक्स और GST में कौन से चैलेंज फेस कर रहे हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं।